नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ASR91 के इस YouTube चैनल पर। तो क्लास स्टार्ट करता हूं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सफल होने के बाद सबको बतानी है। तो भाई आज मैं फिर आप सभी के सामने जो कि साइंस का सेक्शन 3 लेकर के आ गया हूँ, जो कि सारा प्रश्न का यदि आप अच्छी प्रकार से अभ्यास कर लेते हैं, पढ़ के जाते हैं, तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्लियर है? तो बस कॉपी किताब निकालिए, पेन निकालिए और कितना सही हो रहा है उसको टिक कीजिए और फटाफट जो भी सही होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ईमानदारी के साथ कि सर जी इतना मेरा सही हुआ, इतना मेरा रॉन्ग हुआ। ठीक है, चलिए एक टाइम ऐसा आएगा कि टोटल आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए प्रश्न का जवाब लगाइए, बोलिए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बोलते जाइए भाई। कहता कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन सा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? फटाफट बोलिए। अम्ल, क्षार, लवण या कोई नहीं? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा अम्ल। क्लियर है? तो अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता? भाई लाल रक्त कणिका है, ठीक है, तो लाल कौन बना? लाल रक्त मतलब ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तांबा के यौगिक, लवण के यौगिक या लोहा के यौगिक या इनमें से कोई नहीं। फटाक से इसका राइट आंसर बताए। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लोहा के यौगिक। ठीक है, लोहा के यौगिक। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। कहता काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? काला जार बीमारी जो है कि किस रोगजनक के कारण होता है? अमीबा, लेशमानिया, प्लाज्मोडियम या इनमें से कोई नहीं? फटाक से इसका राइट आंसर बताए। 3 का राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? लेशमानिया होगा। ठीक है, तो लेशमानिया। क्लियर है? ध्यान में रखना। काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? तो काला जार बीमारी कब होगा? लेशमानिया के कारण होगा। ठीक है, लेशमानिया एक रोग है जिसके कारण काला जार बीमारी होता है। कहता स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन होता है? XY, XX या ये भी दोनों या इनमें से कोई ना? फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता है ना। देखिए स्त्री में गुणसूत्र होता है XX, यानी कि स्त्री XX कहते हैं लड़की को। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? लड़की को। और जिसमें XY जिसमें गुणसूत्र होता है वो होता है लड़का। ये होता है लड़का। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, X लड़की में सिर्फ XX गुणसूत्र होता है, भरा पड़ा है। ठीक है, लड़का में XY दोनों गुणसूत्र होता है ना। तो जब भाई जब एक बच्चा जन्म लेता है उस समय लड़की पैदा होती है, लड़का पैदा होता है। तो वहाँ पे लड़की कब पैदा होगा? जब लड़की का X गुणसूत्र, तो किसमें तो X है, ये तो X से बाहर निकालेगा और लड़का भी X निकाल दिया, तो भाई X मिल करके X बना। जब X बनेगा तो लड़की ना पैदा होगी, है ना। जब लड़की को तो क्षमता नहीं हुआ गुणसूत्र निकालने की, तो लड़का कैसे पैदा होगा? अच्छा, लड़की जब X गुणसूत्र छोड़ा और लड़का Y छोड़ देगा, Y गुणसूत्र इसका निकलेगा, तब लड़का पैदा होगा, है ना। किसी के घर में जो है ना लड़की ढेर जन्म लेता है ना, तो जो है ना उस पे लड़की पे को जो डांटने लगता कैसे वैसे, लेकिन उसको पता नहीं है कि हम ही Y गुणसूत्र नहीं छोड़े जो कि लड़का पैदा नहीं हुआ, है ना, लेकिन उसको दुख सुनाती है। चलिए ये हो गया आपका XX। क्लियर है? ये आपका सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इस टाइप का आंसर देना पड़ेगा, लिखने के लिए बोलेगा। तो जैसे हमने बताया लड़का लड़की कैसे जन्म होता है, लिख दीजिए, हो गया। कहता जंतुओं में है, देखिए कहता जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतुओं में बताया वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, किसमें? पीयूष ग्रंथि में या अधिवृक्क या फिर अपटू ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर बताया 5 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बोलिए। ए नंबर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। क्लियर है? चलिए 6 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता मानव में घ्राणग्राही स्थिति होता है। मानव में घ्राणग्राही किसमें होता है? आंखों में, नाकों में, कानों में या इनमें से सभी में? सभी में घ्राणग्राही। फटाफट बोलिए घ्राणग्राही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है, तो मानव में घ्राणग्राही स्थिति होता है किसमें? आँखों में, नाकों में, कानों में, यानी कि आँख से भी गंदगी निकलता है, नाक में भी गंदगी है और कान से भी गंदगी निकलता है, इसलिए होगा
सभी में, ठीक है। तो ग्रहण ग्राही किस में होता है, सभी में होता है, ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कथा के समान है ना, कथा समान प्रकुंचन रक्त दाब होता है। समान प्रकुंचन रक्त दाब किस में होता है, 100 सेंटीमीटर या फिर 80 mm में, या 120 mm में, या 130 mm में। फटाक से बताए 7 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 120 mm। तो समान प्रकुंचन रक्त दाब होता है 120 mm। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता है एल्किन का सामान्य सूत्र बताइए। एल्किन का सामान्य सूत्र बताइए। CnH2n+2 या CnH2n या फिर CnH2n-2 है ना, CnH2n-2 या फिर CnH2n-1। इसका राइट आंसर बताया ऑप्शन नंबर 8 का क्या होगा, करेक्ट। फटाफट बोलिए। तो बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, CnH2n, ठीक है। एल्किन का सूत्र क्या है, CnH2n। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, 9 नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, बताएं। Na है या Ca है या Mg है या फिर Al है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है। 9 का आंसर बता फटाफट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, Na। क्लियर है, ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 10 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है कि क्लोरीन है ना, क्लोरीन को Cl बोलते हैं, ठीक है। कि परमाणु संख्या, क्लोरीन की परमाणु संख्या बता, 11, 12, 13 या फिर 17। तो इसका राइट आंसर बताए 10 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कहता होता है 17 होता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होती है। जल का जब विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या AB दोनों या इनमें से कोई ना। फटाक से बोलिए 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बोलिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 12 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक है ना, सभी ऐच्छिक जो है कि क्रियाएं नियंत्रित होती है। सभी ऐच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा जो कि नियंत्रित कंट्रोल में होता है, तो अनुमस्तिष्क से या प्रमस्तिष्क से या पाउंस से या इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोले 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बोले भाई। हाँ चलिए उम्मीद करता हूँ आप लिख लिए होंगे, ए आपका राइट हो जाएगा, अनुमस्तिष्क से, ठीक है, अनुमस्तिष्क से। अगला प्रश्न देखिए। कहता कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है। कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज या पेप्सिन या इनमें से सभी। तो कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है, फटाफट बोलिए कौन सा एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, वसा का क्या करता है, पाचन करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता है निम्न में जो कि कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प कौन सा है, लौकी है, पपीता है, गुलाब है या कैंडल है। तो इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर 14 का फटाफट बोलिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सी क्या है, द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है भाई, सी हो जाएगा गुलाब। क्लियर है, गुलाब है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। कहता कौन जो कि फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। फल कौन पकाता है, जिब्रेलिन्स या साइटोकाइनिन्स या ऑक्सीजन या फिर एथिलीन, ये सब हार्मोन है। कौन हार्मोन जो कि फल को पकाता है, फटाफट बोलिए। 15 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बोलिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, एथिलीन। एथिलीन के कारण जो है ना फल जो है कि पक जाता है। क्लियर है, ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। देखिए कहता मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान बताए, 9, 10, 10.5 या 11। तो इसका राइट आंसर बताए 16 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बोलिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होता है। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितना आबंध, 3, 2, 5, 4। बताइए नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 3 आबंध होते हैं। चलिए अगला प्रश्न। कहता निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है। चमकीला बताना, सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन या सेलेनियम। बताइए फटाक से चमकीला अधातु कौन है। धातु नहीं पूछा, अधातु पूछा, ध्यान में रखना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन जो है कि अधातु है और ये क्या है, चमकीला है। क्लियर है। चलिए 19 नंबर की बात कर लेता हूँ। 19 नंबर की बात कर लेता हूँ। तो कहता है कि सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है। कहता क्या कहते हैं सामान्यतः एथेनॉल को, और क्या कहते हैं। तो एल्डिहाइड कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं, मीथेन कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि एथेनॉल का और दूसरा नाम क्या बताया फटाक। 19 का राइट आंसर तो बी हो जाए, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल से जो शराब बनाते हैं, ठीक है, तो वही है एथेनॉल भी है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 20 नंबर देखिए। कहता ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है, ठीक है, जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। इसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है, कीटोन या एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताए, 20 का राइट आंसर बताए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, कीटोन। तो ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है, इसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है, कीटोन है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 21 नंबर देखिए। कहता निम्न में से कौन जैव जो कि निम्नीकरणीय कचरा है। जैव निम्नीकरणीय कचरा बोलिए, थर्मोकोल या पॉलीथीन या टिश्यू पेपर या प्लास्टिक। फटाक से बोलिए जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन है, फटाक से।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा टिश्यू पेपर। तो जैव निम्नीकरणीय कचरा कौन है भाई? टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर आप कहाँ पे देखोगे? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये क्या है ना, सॉफ्टी खाएं, सॉफ्टी भाई, सॉफ्टी में एक पेपर देता है लपेट करके, है ना, इस प्रकार से रहता है, देखिए ऐसे रहेगा ना, इस प्रकार से यहाँ पे जो कि भर देता है ना। सॉफ्टी आप खाए होंगे भाई, इस प्रकार से रहता है ना, ये भाई इसमें भरा हुआ रहता है ना, और ये खाते हैं तो इसमें आपको पेपर से लपेट करके देता है, उसी को कहते हैं टिश्यू पेपर। क्लियर है? तो बताइए भाई कमेंट करके कि कौन कौन जो कि सॉफ्टी खाए हैं। चलिए 22 नंबर प्रश्न बताइए। राइट आंसर कहता है ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन परमाणु को बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताए, 2 या 4, 8 या 6। इसका राइट आंसर बताया। 22 का राइट आंसर क्या होगा फटाफट बोलिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाए 6। तो ऑक्सीजन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होते हैं। क्लियर है? चलिए 23 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता उस पौधे का नाम बताइए जो कलम है ना, जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। गुलाब, गेहूं, धान या इनमें से के द्वारा जीव अपने जैसी संतान को उत्पत्ति करता वो कहलाते हैं। क्लियर? अपने जैसी संतान पैदा करता वो क्या कहलाता है? ये बता दो भाई फटाक से, ये बता दो क्या कहलाता है? निषेचन, जनन या डायफ्राम या फिर भ्रूण। क्लियर? तो इसका राइट आंसर बताए। 24 का राइट आंसर क्या होगा फटाफट बोलिए भाई। 24 का राइट आंसर बी हो जाए, जनन कहलाएगा। ठीक है, जो अपने जैसे संतान पैदा करता है उसको जनन करते हैं। चलिए आगे कहता पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा पहुंचाता है? यानी कि जो भोजन बनता है ना वो कौन पहुंचाता है? सगर। तो जाइलम, फ्लोएम, रंध्र या इनमें से सभी। तो पत्ती जो भोजन जो बनाता है ना वो भोजन सगर कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम भोजन को हर जगह पहुंचाने का काम करता है। 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। और जाइलम जल को पहुंचाता है, ध्यान में रखना, जाइलम जल को पहुंचाता है सगर, और पत्ती का ये भोजन फ्लोएम ये भोजन फ्लोएम को पहुंचाता है। याद करने का ट्रिप, ठीक है। एफ से होता है फूड मतलब भोजन, एफ से होता है फ्लोएम, जस से होता है जल, जस से होता है जाइलम। क्लियर है? तो जल सगर कौन पहुंचाता है पौधा में? जाइलम, और भोजन तो फ्लोएम। सब्जेक्टिव भी पूछ देगा, ध्यान में रखना। चलिए कहता सूर्य तथा अन्य तारों के जो कि विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, या भी दोनों, इनमें से कोई ना। फटाक से राइट आंसर बोलिए। 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नाभिकीय संलयन। क्लियर है? क्या हो जाएगा भाई? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, यानी कि अवतल लेंस बराबर फार्मूला क्या होता है ये बता दो। ऑप्शन है U + B या U/B या U भी या V/U। तो राइट आंसर की बात कर लेता हूँ तो क्या होगा भाई? चलिए डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी V/U। देखिए आपको भी मैं टाइम दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं रुक रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो कि कॉपी पे तुरंत नोट कीजिए ABCD जो भी हो। अगर नहीं बोल पा रहे हैं हमसे पहले तो आप वीडियो को स्टॉप करके पहले बोल लीजिए, सोच लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। देखा था टिंडल का प्रभाव देखा जाता है, टिंडल प्रभाव देखा जाता है, सब्जेक्टिव में भी ये कम आएगा। तो बोले जंगलों में, बाजार में, खेतों में, इनमें से सभी टिंडल प्रभाव कहाँ पे देखा जाता है? 28 नंबर का राइट आंसर बोलिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जंगलों में भाई। ठीक है, टिंडल प्रभाव का मतलब होता है ना, जैसे घर भी रहता है ना तो घरों में भी हो जाता है। क्यों? ये घर है ना, ये घर है, और घर में कोई साइड खिड़की होगा, ठीक है, और खिड़की से यहाँ के जो सूर्य है, सूर्य का रोशनी आएगा, खिड़की दली यहाँ अंदर प्रवेश करेगा, और जैसे ही खिड़की से सूर्य अंदर प्रवेश करेगा इसका प्रकाश, यहाँ पे टिंडल प्रभाव होगा। और टिंडल प्रभाव जब होता है तो छोटा छोटा कण आपको दिखाई देने लगेगा धूल में। बोलिए आप देखें हैं क्या खिड़की से कोई रोशनी निकलता हुआ? देखें धूप जो निकला, इसमें छोटा छोटा कण, धूल कण बहुत सारा उड़ता हुआ आपको दिखा है क्या? बोलिए भाई दिखा है? अगर दिखाता है तो वहाँ कमेंट कीजिए सर जी हाँ हमने टिंडल प्रभाव देखे हैं। क्लियर? कहाँ में देखें ये कमेंट कीजिए। जंगल में देखे हैं? जंगल तो गए नहीं हो। खेत में देखे हैं या घर में देखे हैं? कहाँ देखे हैं, है ना? या सिनेमा हॉल में देखे हैं? कहाँ देखे हैं? या कोई कारखाना में देखे हैं? कमेंट कीजिए पहले। चलो 29 नंबर देखिए, कहता है किस उपकरण में धन यानी प्लस, ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता? किसमें कहता है प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता? विद्युत सेल, वोल्ट मीटर, आमीटर या फिर कुंडली, किसमें नहीं होता भाई? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कुंडली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 29 का क्या जाएगा राइट आंसर भाई? आपका डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहते एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है? बीच की अपेक्षा किनारों की मोटा आता है, या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा आता है, या सभी जगह समान, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर बोलिए। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। उत्तल लेंस जो है ना भाई पेटू होता है, पेटू का मतलब पेट निकला होता है उत्तल लेंस का। क्लियर है? ध्यान में रखना। और जिसका पेट निकला है वो पेटू है, पेटू का मतलब उत्तल लेंस है। क्लियर है? तो निकला, तो निकला माने मोटा,
पेट निकला तो मोटे न हो गया। तो कहाँ भाई, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा, तो बीच में ना पेट है ना। चलिए 31 नंबर देखिए, कहता तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारा जो टिमटिमाता है रात में, जो देखते हैं टिमटिमाते हुए चमकता हुआ जो दिखता है, वो किसका सिद्धांत पर आधारित है। अपवर्तन का सिद्धांत, या प्रकीर्णन का सिद्धांत, या वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताएं। 31 का राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाए, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन यानी कि वायुमंडल में बहुत सारा धूल कण है, ठीक है। सब्जेक्टिव भी पूछ देगा, ध्यान में रखना, इस टाइप का कम आएगा आपका ये अपवर्तन वाला, है ना। तो बहुत सारा वायु में धूल कण है, और जब धूल कण में जो टकराता है ना, हम जब तारे को देखते हैं, तारा को जब देखते हैं, तो मेरा रोशनी जो है और वहाँ से जो प्रकाश है वो सब जो धूल कण में टकराते हैं, तो जिसके कारण उसका प्रकाश जो तारे का जो रोशनी है वो यहाँ आते आते आँख पर पलते पलते जो है क्या होता है भाई, चमकने लगता है ना, टिमटिमाने लगता है। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। पहले ये क्वेश्चन यह है कि हमारे पास जो एक स्वस्थ नेत्र है जो हम देख रहे हैं, क्या पहले हम कोई वस्तु को देखते हैं या फिर सूर्य का रोशनी वस्तु पर पड़ता है तब हम उसको देखते हैं? बताइए पहले, कमेंट कीजिए पहले मेरे भाई कि मेरे पास आँख है, स्वस्थ आँख है, कोई वस्तु है है ना, कोई वस्तु है, मान लेते हैं कि कोई वस्तु यहाँ पे आपका क्या है ना, ये कोई टेबल है, मान लेते हैं टेबल है, ठीक है, टेबल है, ठीक है। अब बताइए कि आँख से हम इसको देखें या सूर्य का रोशनी इस पर पड़ा, पहले सूर्य का रोशनी इस टेबल पर पड़ा तब हम देखें, या फिर पहले हम देखें तब सूर्य का रोशनी पड़ा? ये कमेंट कीजिए, पहले कौन देखा, पहले सूर्य देखा या पहले आप देखें, ये कमेंट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 32 नंबर कहता निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? फटाक से बोलिए। गोबर गैस, कोयला, लकड़ी, नाभिकीय ऊर्जा। बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन सा नहीं है? 32 नंबर, फटाक से बोलिए। तो ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। बाकी बात सब बायोगैस ईंधन का स्रोत है, गोबर गैस भी है, कोयला भी, लकड़ी भी है। क्लियर है। चलिए, और बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है? आपका नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि ओजोन परत पाई जाती है, किसमें पाई जाती है भाई ओजोन परत? स्ट्रेटोस्फियर या आइनोस्फियर या एक्सोस्फियर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बोलिए, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फियर ओजोन परत पाई जाती है भाई, स्ट्रेटोस्फियर। क्लियर है। चलिए, ये आपका कहाँ पे प्रश्न था भाई? ओजोन परत बोला था ना, वो ओजोन परत। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, 34 नंबर। कहता है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है? तृतीय मैदान में है तो उसमें तृतीय उपभोक्ता कौन कहलाएगा, यानी तीसरा बार में कौन खाएगा? मेढक, हरे पौधे या सर्प या ग्रास हॉपर? बताइए राइट आंसर 34 का क्या होगा? 34 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सर्प। ग्रास हॉपर तो आपका शायद पानी में रहता है, ठीक है, सर्प हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला पौधा है, पौधा को कौन खाया? मेढक, तो द्वितीय उपभोक्ता कहलाए। मेढक को कौन खा लिया? सांप, तो सांप क्या कहलाएगा? तृतीय उपभोक्ता कहलाएगा। क्लियर है। चलिए 35 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से क्या बनता है? जायकोट बनता है, या शुक्राणु बनता है, या वीर बनता है, या अंडाणु बनता है? फटाक से 35 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जायगोट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 36 नंबर की बात कर लेता। कहता है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग बताइए, पीला या श्वेत या हरा या फिर काला? सिल्वर क्लोराइड का रंग बताइए क्या होता है? फटाफट बोलिए मेरे भाई। तो अगला श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर कैसा दिखता है? श्वेत, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता है 37 नंबर। कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? बताएं। H2S2O3 या फिर H2S2O7 H2SO4 या इनमें से कोई नहीं? फटाक से बताया सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताए। 37 का राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। क्लियर। 38 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता कार्बोक्सिलिक समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक समूह कौन है? -CO या यानी बॉन्ड है, बॉन्ड CO या बॉन्ड CHO या बॉन्ड COOH या बॉन्ड NH2? क्लियर। राइट आंसर बताए 38 का क्या होगा? तो ऑप्शन में सी करेक्ट है, बॉन्ड जो है कि COOH कार्बोक्सिलिक समूह है ये, ठीक है, इसका यूज होता है बॉन्ड COOH का। क्लियर है। चलिए आगे, मानव में डायलिसिस थैली है क्या? नेफ्रॉन या माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूरॉन या इनमें से कोई नहीं? डायलिसिस थैली, मानव में डायलिसिस थैली बहुत VVI प्रश्न है बहुत बार पूछा गया। राइट आंसर क्या होगा? नेफ्रॉन, डायलिसिस थैली नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 39 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए 40 नंबर की बात कर लेता हूँ।
कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की विधि बताए, समभोजी, मृतजीवी या स्वपोषी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बोलिए 40 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, मृतजीवी। क्लियर, मृतजीवी जो मर जाता है उसमें कवक में पोषण की विधि, वही कवक पोषण करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण, एक लिंगी पादप बताइए, सरसों, मटर, गुड़हल या पपीता। एक लिंगी पादप का उदाहरण बताइए 41 का फटाफट। ऑप्शन डी करेक्ट है, पपीता जो एक लिंगी है। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर, कहता है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। चलिए डेंगू मच्छर अभी डेंगू वाला चल रहा है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा प्रचलित है, डेंगू वाला शिकायत ढेर है। तो बताइए साफ जल में या मीठा जल में या गंदा जल में, इनमें से कोई नहीं। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला, डेंगू कौन सा, डेंगू जो उत्पन्न होता है कौन सा पानी से, बताया 42 का फटाफट बोलिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, साफ जल। अब साफ जल कहाँ पर होता है ये भी थोड़ा सा जान लीजिए भाई, साफ जल। अब ध्यान से देखिए, वर्षा पड़ता है ना, वर्षा का जल साफ जल होता है, ध्यान में रखना, है ना। तो साफ जल होता है वर्षा का जल, वही साफ जल क्या होता है ना, कोई मान लेते कि कोई पॉलीथीन है, ये कोई पॉलीथीन है, ठीक है। अब बाहर में पॉलीथीन इस करते इस प्रकार से है कि जो बरसा पड़ा और इस पॉलीथीन में यहाँ पे क्या आ गया, पानी आ गया, पानी जम गया, यही पानी जो जमा ना तो साफ जल था, और यही पानी अब क्या हो जाएगा ना, धीरे धीरे क्या इसी से डेंगू मच्छर उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए अगर उससे बचना चाहते हैं तो घर के आसपास में जो है साफ सुथरा रखें, ऐसा ना कि भाई पानी जम रहा है, अगर जमेगा तो समझ लीजिए डेंगू फैलेगा। क्लियर है, चलिए। और ज़्यादातर डेंगू शहर में मिलता है क्योंकि शहर में ढेर नाला नली है, पानी ये सब जमा पड़ा रहता है, बारिश का मच्छर निकल जाता है, गाँव देहात में धरती तर में चल जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता भारतीय संगीत प्रणाली, है ना, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। भारत में संगीत के कितने सुर है टोटल, 5, 6, 8, 7। चलिए भाई, संगीत मतलब गाना वाना जो गाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, 7 सुर है। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे सब है ना। चलिए 43 का आपका नंबर, 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है जीन प्रारूप या जीनोटाइप या आनुवंशिकी या लक्षण प्रारूप या फिर फेनोटाइप या विभिन्नता। इसका राइट आंसर बताए फटाक से, जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। 44 का राइट आंसर बताएं, ऑप्शन ए हो जाएगा जीन प्रारूप या जीनोटाइप। जीनी संरचना क्या, जीनोटाइप। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं 45 में, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मदा मच्छर होता है, ये मदा एनफोलिस को कहते हैं। ठीक है, कहता किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। कहता मलेरिया जब उत्पन्न होता है ना तो कौन सा जल में होता है, साफ जल। तो साफ जल तो आपको पता चल गया कि डेंगू उत्पन्न होता है इसमें। मीठा जल, गंदा जल, इनमें से कोई नहीं। तो मीठा जल तो नहीं भाई, मीठा जल कहाँ कहलाता है ज़्यादा, मीठा जल झील में, झील का पानी मीठा होता है। चलिए गंदा जल क्या होगा, गंदा जल। तो माँ से मैल, और मैल कैसा आता है, गंदा आता है, तो गंदा जल में मलेरिया उत्पन्न होता है। ठीक है, अब गंदा मत रखिएगा, जल तल ध्यान में रखना, तो मलेरिया उत्पन्न होगा वहाँ से। अब मलेरिया उत्पन्न होगा तो ठंडा लगेगा, जरा आएगा, बुखार आएगा, उसका जल्दी इलाज नहीं होता है। तो इलाज जब भी करना, मलेरिया बुखार जिसको है, ढेर ठंडा लग रहा है, नहीं छूट रहा है, तो हम सब के भाषा में हम लोग बोलते हैं टिट माटी। ठीक है, तो उसको पीस करके पिलाते तो छूट जाता है। आप लोग टिट माटी को क्या बोलते हैं पता नहीं भाई, कमेंट करके बता दीजिए। चलिए 46 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहता, समझने का प्रयास कीजिए। कहता वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति होती है। वायुरोधी, जहाँ पर वायुरोधी, वायु रुक जाता है ना, उस बर्तन में खाद्य सामग्री को रखने पर उपचयन की गति क्या होती है, तीव्र होती है, धीमी होती है, या बराबर होती है, या अति तीव्र होती है। इसका राइट आंसर बताए 46 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाता है, धीमी हो जाता है ना। तो क्या था, खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति वो जल्दी जो कि जो खराब नहीं होगा। क्लियर है, ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता रक्त में आयतन की कमी से होने वाला रोग। रक्त में आयतन, ये आयरन भाई, आयतन पर आयरन है, ठीक है, आयरन, सॉरी भाई, आयतन नहीं आयरन है। तो आयरन की कमी से, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा होता है रोग, मधुमेह या उच्च रक्तचाप या टीबी या एनीमिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 47 का राइट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एनीमिया। तो जब भी आयरन का कमी होगा एनीमिया रोग हो जाएगा। ठीक है, तो आयरन का कमी का गोली भी मिलता है, ध्यान में रखना। ठीक है, देखिए कहता है एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। कहता है एथेनोइक को और दूसरा नाम क्या भाई, क्या कहा जाता है, क्या सिट्रिक अम्ल कहा जाता है, या बेंजोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताया 48 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्लियर है, चलिए
49 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने में जो है कि करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। राइट आंसर बताएं तो FeO या फिर Fe3O4 या FeS या फिर Fe2O3। इसका राइट आंसर बताएं 49 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, Fe3O4 हो जाएगा। ठीक है, तो लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रभावित करने में कौन सी यौगिक प्राप्त होता है, तो Fe3O4। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, फटाफट इसका जवाब दे दीजिए। आखिरी प्रश्न है आज का, है ना, क्योंकि 50 प्रश्न आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कहता है समीकरण CaCO3 है ना, ये सॉलिड है, ठोस है, और ये CaO ये भी सॉलिड है, प्लस CO2 ये गैस है। कहता है किस प्रकार का समीकरण है। इसका राइट आंसर बताएं, वियोजन या फिर संयोजन या फिर प्रतिस्थापन या फिर उभय गामित। इसका राइट आंसर बताएं 50 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाए, वियोजन। क्लियर है, क्या है, वियोजन है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ मैंने जितना भी प्रश्न आपको बताया सब प्रश्न जो कि आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। तो आपका एक भाई काम बचा है, कितना प्रश्न आप सही किए वो पहले कमेंट बॉक्स में कीजिए। और भाई आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें, आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ हो सके वहाँ पर इसे फैला दीजिए। क्लियर है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर दे, और एक लाइक भी तो बनता है, इतना मेहनत कर आपके लिए तो लाइक भी तो बनता है, एक लाइक कर दे। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।